हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीट एग्ज़ाम सीरीज़ के तहत एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। वायुदाब एवं पवनें इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, उसमें सबसे पहले वायुदाब के वितरण को कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें वायुदाब को प्रभावित करने वाले घटकों में तापमान है। तापमान, अधिक तापमान होगा तो निम्न वायुदाब होगा, निम्न तापमान होगा तो उच्च वायुदाब होगा। ऊंचाई के साथ भी वायुदाब प्रभावित होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो वायुदाब में भी परिवर्तन आएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा भी वायुदाब में परिवर्तन आता है। तो ये इसका आंसर होगा डी। ये क्वेश्चन का आंसर है डी, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो पहले का वायुदाब के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन सा घटक नहीं है। पृथ्वी की परिक्रमा जो है वो वायुदाब को प्रभावित नहीं करती है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए जल्दी करेंगे, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। टोटल 21 क्वेश्चन लिए हैं मैंने इस टॉपिक से, जो कि आपको परीक्षा में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। डोलड्रम शांत क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? देखिए, डोलड्रम शांत क्षेत्र भूमध्य रेखा ये जो है ये 0 डिग्री, इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये जो क्षेत्र है ये नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और साउथ NITC और SITC, ये जो बीच का क्षेत्र है ये डोलड्रम वाला है, जो कि शांत क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि 0 डिग्री के आसपास का भूमध्य रेखा। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी नहीं है, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी नहीं है, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी नहीं है। इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी। तो यहाँ पर शांत क्षेत्र डोलड्रम्स पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश क्षेत्र कहाँ स्थित है? अश्व अक्षांश क्षेत्र कहाँ स्थित है? देखो, भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी के पास में तो डोलड्रम्स हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के वहाँ पर ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं। उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, यानी कि इसको बोलते हैं उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। ये जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है, हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर जो ये अश्व अक्षांश पाए जाते हैं, लगभग 30 डिग्री से और 60 डिग्री के बीच के क्षेत्र में ये क्षेत्र पाया जाता है। तो उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी भी नहीं है। इसके मैंने जो डिटेल में लेक्चर दिया था उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, ये जो डायग्राम है, अब ये डायग्राम में मैं बता दूं कि ये वाला जो हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया के अंतर्गत पाया जाता है। और ये यहाँ से जो हवाएं ये वेस्टर्ली चलती हैं 30 डिग्री से और 60 डिग्री के बीच में, ये प्रचंड रूप में चलती हैं, जिसका आगे मैं चर्चा करूँगा। तो ये जो हॉर्स लैटिट्यूड है ये उपोषण उच्च वायुदाब के क्षेत्र में पाया जाता है। भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब के क्षेत्र में डोलड्रम्स पाए जाते हैं, जैसा मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया। तो ये इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वायुदाब मापी यंत्र का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? तो वायुदाब मापी यंत्र का आविष्कार गैलीलियो और इसका साथी था टॉर्सिली। उसने वायुदाब मापी का आविष्कार 1643 में, इसके साथ में इसका टॉर्सिली ने इसके साथ में, और ये 1643 ईस्वी में इसने आविष्कार किया था। इसके अलावा देखिए, कोरोलिस फोर्स यानी कि कोरोलिस प्रभाव जो विक्षेपण बल, फेरल का नियम जो विक्षेपण बल से ही संबंधित है, और बॉयज बेलेट ने भी विक्षेपण बल, इन तीनों ने वायु के विक्षेपण बल के बारे में चर्चा की। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर वायु का विक्षेपण होता है। ये सबसे पहले कोरोलिस ने, फिर उसके बाद फेरल और बेलेट ने किया था। तो ये जो इसमें वायुदाब मापी का गैलीलियो हो गया। बॉयज बेलेट का नियम संबंधित है वायुदाब से, हवा की गति से, हवा की दिशा से तथा हवा के ताप से। तो बॉयज बेलेट जो है वो हवा की दिशा से संबंधित है। इसने भी यही कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं, मतलब इनका निम्न वायुदाब है वो दाईं ओर होता है,
और दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के दिशा के बाईं ओर होता है। तो ये जो बॉयज बेल्ट है ये हवा की दिशा से है, यानी कि इसने ये कहा था जिस दिशा में हवा चल रही है यदि उस दिशा में अपना मुंह करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर होगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है गरस्ती चालीसा। गरस्ती चालीसा कहाँ पाई जाती है? मैंने ये बताया था कि जो 40 डिग्री चालीसा से ही मतलब तुम समझ लो 40 डिग्री। अब ये कहाँ? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र का भाग ज़्यादा है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ये जो हवाएं हैं प्रचंड रूप में चलती हैं। तो इसका उत्तर होगा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये जो इस क्षेत्र में ये 0 डिग्री और ये यहाँ पर लगभग 30 डिग्री दक्षिण और 30 डिग्री नॉर्थ और उसके बाद में 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री दक्षिण। तो ये जो इस क्षेत्र में जो हवाएं चलती हैं 30 से 60 डिग्री के क्षेत्र में उनको बोलते हैं वेस्टर्लीज, यानी कि पछुआ हवाएं। ये पछुआ हवाएं यहाँ पर क्योंकि ज़मीन का भाग ज़्यादा है और दक्षिण में समुद्री भाग ज़्यादा है, तो समुद्र इसकी वजह से यहाँ पर जो वेस्टर्लीज हैं वो प्रचंड रूप में चलती हैं, यानी कि बहुत फ्यूरियस या बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं। तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में इनको गरस्ती चालीसा कहते हैं। इसके बाद में 50 डिग्री के ऊपर 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में भयंकर पचासा के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं फ्यूरियस 50s। और 60 डिग्री पे दक्षिणी गोलार्ध में ही चीखती साठा यानी कि श्राइकिंग 60s। ये जो नाम है ये आपको याद होने चाहिए। 40 डिग्री 50 डिग्री और 60 डिग्री। 40 डिग्री पे गरस्ती चालीसा, 50 डिग्री पे भयंकर पचासा और 60 डिग्री पे चीखती साठा। इसको इंग्लिश में रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्राइकिंग 60s के नाम से जाना जाता है। 7वां क्वेश्चन है मानसूनी पवनें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? देखिए, स्थायी पवनें नहीं है ये, स्थानीय पवनें भी नहीं है, सामयिक पवनें हैं ये, पीरियोडिक विंड्स ये है सामयिक पवनें। और ध्रुवीय पवनें भी नहीं है, ध्रुवीय पवनें तो स्थायी पवनें होती हैं। देखिए, मैंने शुरू में बताया था कि पृथ्वी के ग्लोब पर 3 प्रकार की पवनें पाई जाती हैं, परमानेंट विंड्स या स्थायी पवनें, सामयिक या पीरियोडिक विंड्स जो कि साल में 2 बार अपना दिशा परिवर्तन करती हैं, और उसके बाद में स्थानीय पवनें यानी कि लोकल विंड्स। तो ये जो मानसूनी पवनें हैं ये साल में अपनी दिशा 2 बार परिवर्तित करती हैं, गर्मियों में और सर्दियों में, इसलिए ये सामयिक पवनें कहलाती हैं। 8वां क्वेश्चन है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल क्या है? देखिए, मिस्ट्रल ना तो नदी है, स्थायी पवन भी नहीं है, स्थानीय पवन है। ये जो है ये लोकल विंड है। मिस्ट्रल जो है लोकल विंड है। आगे और चर्चा करेंगे। स्थायी नहीं है, नदी नहीं है, खाड़ी नहीं है। तो मिस्ट्रल जो है वो एक स्थानीय पवन है। चिनूक पवनें पाई जाती हैं। चिनूक पवनें पाई जाती हैं अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब है वो है उत्तरी अमेरिका। इसका जो सही जवाब है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में ये गर्म व शुष्क हवाएं होती हैं और ये दीज आर लोकल विंड्स यानी कि स्थानीय हवाएं हैं। ये यूएसए के अंदर यानी कि उत्तरी अमेरिका में बहती हैं और इनको उत्तरी अमेरिका में चिनूक, जबकि अगर ये यूरोप में है, यूरोप में इन्हीं के समानांतर जो है उनको फान बोलते हैं। फान, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक क्वेश्चन के अंदर भी कई क्वेश्चन निकल के आते हैं। फान जो वायु है वो भी गर्म व शुष्क है और वो यूरोप में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिनी तट पर डॉक्टर के नाम से प्रचलित पवन कौन सी है? देखिए, सिरोको, हर्मटान, खमसिन और ब्लिज़र्ड। ये इसमें इसका सही उत्तर है हर्मटान। ये जो हर्मटान जो है ये सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा में चलने वाली
ये भी गर्म व शुष्क हवाएं हैं, गर्म व शुष्क हवाएं हैं जो इनको हरमटान कहते हैं। सहारा के अंदर अगर बात करें तो सहारा में सिरोको भी बहती है, वो भी गर्म है लेकिन उसका क्षेत्र अलग है। गिनी तट पर, जो गिनी तट है उस पर ये जो हवाएं बहती हैं उनको हरमटान कहते हैं। ये अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, गिनी तट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर उष्ण व आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिस कारण या वहाँ पर पूरे साल भर जो नीरस और आलस्य वाला वातावरण बना रहता है उसके अंदर ये बदलाव करती है। क्योंकि गर्म और उष्ण, गर्म तथा आर्द्र जलवायु के कारण वहाँ पर अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता के कारण मानव जीवन काफ़ी कष्टप्रद हो जाता है तथा कई रोग आर्द्रता के कारण होते रहते हैं। परंतु जब हरमटान का आगमन होता है तो हरमटान क्या है, शुष्क और गर्म वायु है। इसके वहाँ पर पहुँचने से वहाँ का मौसम सुहावना और स्वास्थ्यप्रद हो जाता है, क्योंकि हरमटान की उष्णता तथा शुष्कता के कारण वायुमंडल की आर्द्रता नष्ट हो जाती है और इस कारण से इसे डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हरमटान जो वायु है ये डॉक्टर वायु या गिनी तट पर कही जाती है। इसी प्रकार की उष्ण व शुष्क हवा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, देखिए ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया प्रांत, इसके अंदर होती है ब्रिक फिल्डर, ये याद रखना, ब्रिक फिल्डर। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्डर ये किसका, हरमटान का ही रूप है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए के अंदर इसको बोलते हैं ब्लैक रोलर। और मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी के पास, अरब सागर, फारस की खाड़ी, अरेबियन कंट्रीज के पास, फारस की खाड़ी के पास इसको कहते हैं शामल। और न्यूजीलैंड में हरमटान को कहते हैं नॉरवेस्टर। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रिक फिल्डर, ब्लैक रोलर, शामल और नॉरवेस्टर, ये भी शुष्क एवं गर्म पवने हैं जो कि हरमटान का ही विस्तृत रूप है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत की उच्च श्रेणियों में उतरकर उत्तरी घाटियों में प्रवाहित होने वाली गर्म व शुष्क वायु क्या कहलाती है? तो ये गर्म व शुष्क वायु जो आल्प्स पर्वत की श्रेणी में बहती है, मैंने पहले बताया था कि इसको फान कहते हैं। इसका उत्तर, सही उत्तर है फान। हरमटान के बारे में मैंने चर्चा कर ली। खमसीन जो वायु है ये मिस्र के अंदर, ये भी गर्म व शुष्क हवा है। खमसीन जो बोरा है वो शुष्क व ठंडी है, शुष्क व ठंडी हवा है जो कि उत्तरी इटली में बहती है। ये आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से जो नीचे उतरती है तो ये शुष्क हो जाती है। और फान है ये यूरोप में जो गर्म व शुष्क जलवायु है। हरमटान मैंने बता दिया था कि सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में, सहारा के पूर्वी भाग में, अभी ये मैंने बता दिया था। तो इसके हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर होगा फान। इसके बाद में पवन की गति किस यंत्र से मापी जाती है? देखिए थर्मामीटर जो है, पवन की गति, थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा, तापमान नापा जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वर्षा की मात्रा नापी जाती है। और एनीमोमीटर जो है इसका सही उत्तर है एनीमोमीटर। ये कप एनीमोमीटर होता है जिससे कि पवन की गति मापी जाती है।
सागर तल पर वायुदाब होता है 1014.25, 1013.25 मिलीबार, 1012.50 मिलीबार या कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सागर तल पर वायुदाब जो होगा 1013.25 मिलीबार। ये वायुदाब सागर तल पर वायुदाब होता है। 14th क्वेश्चन है, जो दाब प्रवणता की दिशा होती है। देखिए दाब प्रवणता, मैं पहले बता दूं कि जैसे पानी ऊंचे ढाल से नीचे की तरफ जाता है, इसी प्रकार से दाब प्रवणता भी उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है। यानी कि अधिक से कम होते हुए वायुदाब की ओर, कम से अधिक होते हुए वायुदाब की ओर, अनिश्चित या कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा अधिक से कम होते हुए वायुदाब की ओर दाब प्रवणता होती है। यानी कि हवा इसीलिए तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। 15वां क्वेश्चन है, धरातल पर प्रवाहित पवनों की दिशा निर्धारित होती है। धरातल पर प्रवाहित पवनों की दिशा किससे निर्धारित होती है? वायुदाब से, पृथ्वी की घूर्णन गति से, दोनों से या कोई नहीं। तो इसका उत्तर है पवन की दिशा, धरातल पर प्रवाहित पवनों की दिशा वायुदाब से भी निर्धारित होती है और पृथ्वी की घूर्णन गति से भी। यानी कि इसका सही उत्तर होगा दोनों। जिस दिशा में पवन प्राय वर्ष भर चलती है उन्हें कहते हैं प्रचलित पवन, निश्चित पवन, ग्रहीय पवन या सभी। देखिए प्रचलित यानी कि प्रिवेलिंग विंड्स, निश्चित यानी कि पूरे साल भर एक ही दिशा में चलती हैं, ग्रहीय पवनें यानी कि पृथ्वी पर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पूरे साल भर चलती हैं। तो इसका उत्तर है सभी। ये तीनों के तीनों जो हैं, ये जिस दिशा में पवनें प्राय वर्ष भर चलती हैं उनको प्रचलित पवन भी कहते हैं, निश्चित पवन भी कहते हैं, ग्रहीय पवन भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, ग्रहीय पवन यानी कि प्लैनेटरी विंड्स किसको कहते हैं? देखो शिनूक, सिरोको, बोरा, ये तीनों की तीनों स्थानीय पवनें हैं। यानी कि ये तीनों जो हैं लोकल विंड्स हैं। ये तीनों हैं, ये स्थानीय पवनें हैं, स्थानीय पवन हैं, यानी कि लोकल विंड्स हैं। लेकिन ध्रुवीय पवनें जो ध्रुवों पर यानी उच्च वायुदाब से और निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, जिसको कि ईस्टर्लीज भी बोलते हैं या ध्रुवीय पवनें बोलते हैं, ये ग्रहीय पवनें हैं या प्रचलित पवनें हैं या निश्चित पवनें हैं। ये पूरे साल भर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। स्थल की अपेक्षा सागरों पर व्यापारिक पवन की स्थिति होती है। कैसी होती है? स्थल की अपेक्षा सागर पर देखिए वो प्रचंड होंगी, क्योंकि वहाँ पर कोई अवरोध नहीं होता, तो बहुत तीव्र गति से चलती हैं। तो अस्थिर, स्थिर, स्थल के समान या सुदृढ़ होंगी। इसका उत्तर है सुदृढ़, यानी कि बहुत स्ट्रांग होंगी, इनकी गति बहुत तीव्र होगी। तो ये स्थल की अपेक्षा सागरों पर व्यापारिक पवनों की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ होती है। प्रचंड सनातनी पवनें क्या है? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन या सभी। प्रचंड सनातनी यानी कि प्लैनेटरी विंड्स जो हैं, जो कि बहुत तीव्र चलती हैं, वो हमने अभी चर्चा की थी, वो हैं पछुआ हवाएं यानी कि वेस्टर्लीज। पछुआ हवाएं जो कि मैंने बताया था रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्ट्रीकिंग 60s के नाम से जो जानी जाती है। मिस्र में चलने वाली मरुस्थलीय पवन कहलाती है। मिस्र के अंदर मैंने पहले भी बताया था कि फान, खमसिन, हरमटान, सिरोको, इसमें जो मिस्र के अंदर जो हवा चलती है उसकी मैं चर्चा कर चुका पहले वाले क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर है खमसिन।
ब्लैक रोलर का अभिप्राय क्या है? देखिए, ब्लैक रोलर, ब्रिक फिल्डर, ये देखिए हर्मटान के ही रूप है। ब्लैक रोलर, ब्रिक फिल्डर, ब्लिजर्ड इसका अभिप्राय नहीं है। ब्लिजर्ड दूसरे क्षेत्र में जाती है, तो इसका सही उत्तर है ये ब्लिजर्ड। ब्लैक रोलर, ब्रिक फिल्डर, नॉर्वेस्टर, हर्मटान, ये तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए, ब्रिक फिल्डर मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये हवा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। ब्लिजर्ड जो है ये एक हिम झंझावत है, यानी कि हिम झंझावत यानी कि थंडर स्टॉर्म है, जो कि बर्फीले ध्रुवीय हवाएं हैं ये, और जहाँ पर भी ये ध्रुवीय क्षेत्रों से और नीचे की तरफ आती हैं तो वहाँ पर पूरे बर्फ जम जाती है। नॉर्वेस्टर जो है ये न्यूजीलैंड में मैंने बताया था, न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर। और हर्मटान जो है मैंने बताया था सहारा के रेगिस्तान में। हर्मटान जो कि डॉक्टर के नाम से भी जानी जाती है, तो गिनी तट पर ये पाई जाती है, सहारा रेगिस्तान में। तो ये जो ब्लिजर्ड है ये ठंडी हिम झंझावत है। तो इस प्रकार से आपके ये जो क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इसको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। इसमें आपको ये जो लोकल विंड, स्थानीय पवनें हैं, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ जाता है। चिनूक के बारे में चर्चा नहीं की थी, लेकिन चिनूक जो है ये पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म व शुष्क स्थानीय हवा जो उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, और बता दिया था मैंने, करेक्ट। तो ये जो है हवाओं में सबसे पहले मिस्ट्रल के बारे में मालूम होना चाहिए। ये मिस्ट्रल जो है आल्प्स पर्वत में के क्षेत्र में बहती है, जो कि फ्रांस में ज़्यादातर, और ये भी शुष्क व शीत हवाएं हैं, और ये जहाँ पर भी बहती हैं वहाँ का तापमान एकदम नीचे ले आती है। मिस्ट्रल हो गया यूरोप में, उसके बाद में चिनूक हो गया, चिनूक, फान, सिरोको, ये आपको जो लोकल विंड्स हैं इनके बारे में मालूम होना चाहिए। सिरोको को अलग अलग क्षेत्रों में बताया था मैंने कि मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली, मिस्र के अंदर किसको, सिरोको को जो है खमसीन, मिस्र में। लीबिया के अंदर, लीबिया में इसको क्या कहते हैं, गिबली। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अलावा थोड़ा सा और बता रहा हूं। और ट्यूनीशिया जो है, ट्यूनीशिया के अंदर इसको बोलते हैं चिली। और अरब के रेगिस्तान में इसको बोलते हैं सिमूम। तो ये जो लोकल विंड्स हैं इनके बारे में मालूम होना चाहिए। और सिरोको जो हवा है, जो पवन है, ये अपने साथ में लाल रेत लेके आती है। लाल मिट्टी या लाल रेत की मात्रा इस हवा में अधिक होती है, इसलिए इसको यहाँ पर जहाँ भी ये जाती है तो जो रक्त वृष्टि करती है, यानी कि खून की तरह से रक्त वृष्टि के नाम से फेमस है, यानी कि ब्लड रेन। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी वायु या कौन सी पवन रक्त वृष्टि करती है, तो उसका भी उत्तर सिरोको होगा। तो ये मुख्यतः इटली के अंदर बहती है। हर्मटान का बता ही दिया मैंने, ये जो गिनी तट पर डॉक्टर हवा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसी को, हर्मटान को ब्रिक फिल्डर बोलते हैं। यूएसए के अंदर ब्लैक रोलर बोलते हैं। मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में शामल, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर। इसके अलावा मिस्ट्रल जो हवा है, इसके बारे में मैंने बता दिया था कि ये ठंडी ध्रुवीय हवा है, जो कि स्पेन और फ्रांस के अंदर ज़्यादा, स्पेन और फ्रांस में बहती है। बोरा जो वायु है, बोरा, ये मिस्ट्रल के समान ही है, और ये
एड्रियाटिक सागर यानी कि यूरोप में एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर चलती है। इससे इटली का भाग ज़्यादा प्रभावित होता है। ब्लीजर्ड जो है ये भी हिम झंझावत है। ये हिम झंझावत है, ये ब्लीजर्ड हिम झंझावत है जो कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से आती है। साइबेरिया में इसको बुरान के नाम से और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको नॉर्दर्न के नाम से जाना जाता है। और हमारे जो देश के अंदर स्थानीय पवन है उसको बोलते हैं लू, जो कि उत्तरी भारत में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवा है, जो कि गर्मियों के मौसम में दोपहर में चलती है। ये बहुत ही प्रचंड उष्ण और शुष्क हवा होती है। इसकी वजह से हमें लू लग जाती है, जैसा कि हम देसी भाषा में बोलते हैं, यानी कि बुखार वगैरह आ जाता है। तो ये लोकल विंड्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये जो मेरा जो लेक्चर है ये पूरा सुना है, आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस लेक्चर को पहुंचाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स रीट परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। जय हिंद, थैंक यू।